बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन द ड्रग्स एक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे जो एक्ट्स करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दोज ड्रग्स विच are used in hypertension. So what I mean by anti-hypertensive drugs? Drugs used in hypertension. So all those drugs which are used in hypertension, they are collectively called anti-hypertensive drugs. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें हाइपरटेंशन का नहीं पता तब तक हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में नहीं जान सकते। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ मीन बाय हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन मीन्स hypertension, increase in ब्लड प्रेशर। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर है होता है अगर उसमें इंक्रीज आ जाए तो दे विल बी कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब कितना इंक्रीज आएगा? सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो रेंज करती है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, दोनों के अपने रेंज है। तो नॉर्मली आइडियली अगर हम कहें तो आइडियल ब्लड प्रेशर हमारे पास सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड आइडियल ब्लड प्रेशर, बट देयर इज सर्टेन रेंज इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। फॉर एग्जांपल, इफ systolic BP, this is systolic BP and here is the diastolic BP. Now अगर आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस कर जाती है फ्रॉम 120 अप टू 130, सो इट विल बी अगेन कंसिडर एज नॉर्मल। ये भी इसको हम नॉर्मली कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास सिस्टोलिक बीपी 120 से लेकर 130 तक ये रेस कर जाती है। जिस तरह अगर आपके पास डायस्टोलिक बीपी है तो अगर वो 80 से लेकर 90 तक अगर ये भी रेस कर जाती है तो वी विल कंसिडर इट नॉर्मल। नाउ इफ सिस्टोलिक बीपी, अगर आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से एबाव कर जाती है, अगर ये एबाव हो जाती है तो इट विल बी कंसिडर एज हाइपरटेंशन। और अगर आपके पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जाती है तो दिस विल बी अगेन कंसिडर एज अ hypertension. So hypertension mean any increase in blood pressure either in systolic blood pressure or diastolic blood pressure, they will be called hypertension. Now hypertension को समझने के लिए पहले ये तो हमारे पास आइडियल ब्लड प्रेशर हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। अब अगर इसके अब आपके पास ब्लड प्रेशर 130 से नॉर्मल है तो हम हाइपरटेंशन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ कंडीशन in which either the systolic blood pressure is more than 130 millimeter of mercury or diastolic blood pressure is greater than 90 millimeter of mercury. So already आप लोग जानते हैं कि प्रेशर की जो यूनिट है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो अगर आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा है, 130 या 90, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरटेंशन को इसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम बढ़ेंगे। इसके लिए हमने अभी हाइपरटेंशन की डिफिनीशन की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हाउ नॉर्मली ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल बाय द बॉडी। जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है जिसकी खास रेंज है कि 120 से 120 तक जो आइडियल है, या लेट फॉर एग्जांपल सिस्टोलिक बीपी जो है, अगर सिस्टोलिक बीपी है तो मतलब या सिस्टोलिक बीपी या डायस्टोलिक बीपी दोनों कंट्रोल किस तरह होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दैट हाउ बॉडी कंट्रोल्स द नॉर्मल ब्लड प्रेशर विद इन अ सर्टेन रेंज, कि नॉर्मली बॉडी इसको कंट्रोल किस तरह करती है। तो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल होती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मेथड विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड
रास मैकेनिज्म। बाकी मैकेनिज्म तो आप लोगों को याद होंगे, ये ऑलरेडी फिजियोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हम इनको अभी फार्माकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल मैकेनिज्म का नहीं पता तो इट मीन यू डोंट नो अबाउट द एबनॉर्मेलिटी, और अगर आपको एबनॉर्मेलिटी का नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट का नहीं पता होगा। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी इसका वो पढ़ेंगे। तो रास मैकेनिज्म, this is the main mechanism which controls the blood pressure in the body. Now what is meant by RAS? This word is mainly consist of three words, RAS. So it is इसकी जो एब्रीवेशन है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन system. So renin angiotensin aldosterone mechanism or system. So what is mean by RAS? असल में हमारे पास क्या चीज़ है, रेनिन है, एंजियोटेंसिन है और अल्डोस्टेरोन है, और इसी के थ्रू बॉडी में क्या होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होती है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या होती है, कंट्रोल होती है। अब इस सिस्टम को हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रेनिन है, एंजियोटेंसिन क्या चीज़ है और अल्डोस्टेरोन है, और किस तरह ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्केच इसका ड्रॉ कर लूँ कि हमारे पास रास मैकेनिज्म किस तरह वर्क करता है। तो लेट फॉर एग्जांपल हियर इज simple diagram of human kidney, which is a bean shaped structure. There are two kidneys in one human being, और इसकी जो शेप होती है वो bean shaped होती है, consist of three parts mainly. Outer part is the cortex, then medulla and then pelvis, और फिर यहाँ से यूरेटर वो होती है। अब अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पर ग्लैंड्स है जिसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। Here are the glands, endocrine glands, and their glands are called suprarenal gland, or they are also called as adrenal gland. This is the so renin angiotensin aldosterone mechanism. ये हम पढ़ेंगे डिटेल से कि हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम या मैकेनिज्म क्या चीज़ है। तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में जो दो किडनीज हैं, and each kidney having a unit which is called nephron, and there are about 1 million nephrons in each kidney, and the kidney also contains three parts. Outer part is the cortex, then medulla and then pelvis. Upon the surface of each kidney there is a gland, endocrine gland, and that gland is called suprarenal gland. What is the name of this gland? Suprarenal gland. Supra mean above, renal mean kidney, and gland mean gland. A gland which is located above the kidney, therefore it is called suprarenal gland, or the second name for the suprarenal gland is adrenal gland. Now आपको ऑलरेडी पता है कि एड्रीनल ग्लैंड की हमारे पास तीन पार्ट्स है। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी थोड़ा सा पढ़ें तो हमारे पास तीन पार्ट्स है, आउटर पार्ट, देन मिडल पार्ट एंड देन इनर पार्ट। एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, the middle part is the zona fasciculata, and the inner part is the zona reticularis. So there are three parts of adrenal gland: zona glomerulosa outer part, zona fasciculata middle part, and zona reticularis innermost part. अब हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा ये क्या रिलीज करती है, जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज करती है, और जोना रेटिकुलरस। तो हमारे पास तीन चीज़ें जो कि रिलीज करती है जोना ग्लोमेरुलोसा। दे रिलीज द मेनरिलोकार्टिकाइड। व्हाट इज द secretions of zona glomerulosa? मेनरिलोकार्टिकाइड्स ये हार्मोन्स की टाइप्स है, and they are actually the hormones which are responsible for the osmoregulation of minerals, therefore they are called mineralocorticoids.
and zona fasciculata, they release the glucocorticoids, and the zona reticularis, they release the androgens. अब हमारे पास जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है वो हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा है, क्योंकि जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करता है मिनरलोकार्टिकाइड, वो हार्मोन्स जो कि मिनरल्स के ऑस्मो रेगुलेशन करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकार्टिकाइड इज द अल्डोस्टेरोन, एंड अल्डोस्टेरोन is a hormone which is responsible for the osmoregulation of sodium inside the body. ये सोडियम की osmoregulation करती है, ठीक है। सो हमारे पास एक चीज़ आ गई अल्डोस्टेरोन, क्योंकि हमारे पास रॉस मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें जो एक टर्म था अल्डोस्टेरोन, उसकी आप लोगों को समझ आ गई कि अल्डोस्टेरोन का क्या मतलब है। सो अल्डोस्टेरोन इज एक्चुअली हार्मोन विच इज अ मिनरलोकार्टिकाइड released from the zona glomerulosa of the suprarenal gland and responsible for the osmoregulation of the sodium inside the body. Now what is meant by renin, and then इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन। जब आप लोगों को ये पता चला कि अल्डोस्टेरोन क्या चीज़ है, अभी आप लोगों को पता चल गया। अब हम रेनिन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन को, फिर एज अ होल इस रास मैकेनिज्म को, कि इस रास मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर किस तरह कंट्रोल होती है। अब इस रास मैकेनिज्म का अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप लोग इसको प्रॉपरली सीख ले तो बहुत सारे ड्रग्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हम पढ़ेंगे वो इसी रास मैकेनिज्म पे एक्ट करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स लाइक केप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल, तो वो ड्रग्स एक्ट करते हैं एसी पे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे। जिस तरह हमारे पास ARBs है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, हमारे पास डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स है। सो ऑल दीज ड्रग्स एक्ट्स अपॉन द रास मैकेनिज्म। सो पहले इसके आप रास मैकेनिज्म को आप लोगों ने वो सीखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट द अल्डोस्टेरोन विच इज़ अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द सुप्रारेनल ग्लैंड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द बॉडी। अब इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन से पहले हम रेनिन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेनिन। अब हमारे पास ईच किडनी, अगर किडनी को मैं इस तरह जूम आउट कर लूँ तो इनसाइड द किडनी देयर आर 1 मिलियन निफ्रॉन, अबाउट 1 मिलियन निफ्रॉन इन ईच किडनी। हमारे पास जो यूनिट्स हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट वो निफ्रॉन है। अब अगर निफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता हो तो निफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमारे पास मेनली क्या चीज़ है, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द निफ्रॉन एंड इट इज कॉल्ड बोमिन कैप्सूल। दिस इज द बोमिन कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद जब बोमिन कैप्सूल के बाद हमारे पास आती है टिब्यूलर पार्ट, तो उसमें 3 टिब्यूलर पार्ट है। फर्स्ट इज द PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, इसके बाद हमारे पास है यू ट्यूब और लूप ऑफ हेनले एंड देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। सो दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। आफ्टर दैट दिस इज द यू ट्यूब, और यू ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। सो दिस इज द यू ट्यूब, and after the U tube then this is the distal convoluted tubule, DCT, distal convoluted tubule, and after that this is the collecting duct, and collecting duct enters into the pelvis। अभी हमारे पास एक नॉर्मल 1 निफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब निफ्रॉन की यहाँ पर अगर आप लोग को पता है कि यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज नेटवर्क आती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड देन इफरेंट आर्टेरियोल्स। सो एफरेंट आर्टेरियोल्स एंटर हियर, ये इधर एंटर करती है एफरेंट आर्टेरियोल, ए से स्टार्ट होती है, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। एंड नाउ दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल, इससे फिर निकलती है। दरमियान में यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनती है एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। सो ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस। एंड आफ्टर दैट हियर इज द इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। अब हमारे पास यहाँ पर जो सेल्स है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जे सेल। यहाँ निफ्रॉन की जो बोमिन कैप्सूल है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं जे सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर
cells, and these juxtaglomerular cells are JJ cells. They actually release रेनिन. ये juxtaglomerular सेल हमारे पास क्या रिलीज करती है? रेनिन को रिलीज कर दिया. तो अब रेनिन की भी कंसेप्ट क्लियर हो गई कि व्हाट इज रेनिन. रेनिन इज एक्चुअली, अभी हम रेनिन की फंक्शन पढ़ेंगे कि रेनिन का काम क्या है. बट रेनिन इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द juxtaglomerular cells ऑफ द निफ्रॉन इनसाइड द किडनी. सो किडनी का जो यूनिट है निफ्रॉन के अंदर हमारे पास जे सेल्स होते हैं, juxtaglomerular cells, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ रेनिन. अब एक दफ़ा जब रेनिन रिलीज हो जाती है, तब रेनिन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन एंड हाउ इट वर्क्स एज अ रास मैकेनिज्म. ये रास मैकेनिज्म आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है. बट बिफोर गोइंग टू द रास मैकेनिज्म, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करें तो एंजियोटेंसिन को. क्या एंजियोटेंसिन क्या चीज़ है? अब एंजियोटेंसिन जिस तरह इसका नाम से जाहिर है, एंजियो मीन वेसल्स, टेंस मीन प्रेशर. सो इट मीन दिस इज अ, व्हाट इज मीन बाय एंजियोटेंसिन? It is a hormone which acts upon the vessels and which pressurize the vessels, mean which increase the pressure inside the vessels. ये vessels को pressurize करता है, vessels में pressure increase करता है. तो इसे called angiotensin. angiotensin. अब इस मैकेनिज्म को मैं रास मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि रास मैकेनिज्म होता किस तरह है. इधर देखिए शाबाश. तो रास मैकेनिज्म किस तरह होता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनसाइड द बॉडी एक एंजाइम बनता है जिसको हम कहते हैं, एक चीज हमारे पास बनती है प्रोटीन, इसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन. ये एंजियोटेंसिनोजेन जो हमारे पास बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, दिस एंजियोटेंसिन, लेट फॉर एग्जांपल अगर ये मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं, लेट फॉर एग्जांपल दिस इज एंजियोटेंसिनोजेन. लेकिन ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है, ये एंजियोटेंसिनोजेन हमारे पास क्या होती है? ये दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन. ये एंजियोटेंसिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है. इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि दिस एंजियोटेंसिनोजेन इज नॉट एबल टू प्रेशराइज द वेसल. ये वेसल्स में प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकता. अब एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1, अगर इसको हम चाहते हैं कि एंजियोटेंसिनोजेन को हम एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर लें, सो फॉर दैट पर्पस रेनिन इज यूज. ये रेनिन जो यूज होती है, इट इज यूज फॉर एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होती है? रेनिन यूज होती है. अब वंस दिस रेनिन कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1, अगेन दिस एंजियोटेंसिन 1 इज नॉट इन द एक्टिव फॉर्म. अब भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है एंजियोटेंसिन 1. अब इसको हमने जब अगर एक्टिव फॉर्म में करवाना है, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज द एंजियोटेंसिन 2, जो कि हमारे पास क्या है? एंजियोटेंसिन 2 है. एंड दिस इज लेट फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन 2 विच इज द एक्टिव फॉर्म, जो कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म है. लेट फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव फॉर्म एंड नाउ दिस वन हैप्पी, दिस हैप्पी एंजियोटेंसिन 2, दिस इज द एक्टिव एंजियोटेंसिन. सो एंजियोटेंसिनोजेन जो कि हमारे पास बॉडी में पैदा होती है, रेनिन इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर इसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है बाय एन एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. और ये एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होती है लंग्स में. ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि इसकी इनहिबिशन से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. आगे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पढ़ेंगे. अगर ECU को आप ब्लॉक कर लेते तो आपके पास ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा. सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इट कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2. अब एक दफ़ा एंजियोटेंसिन 2 बन गया, सो इट विल एक्ट्स अपॉन द वेसल्स. ये वेसल्स को क्या करेगा? प्रेस करेगा. लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड जा रही है, ये ब्लड है. अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? यहाँ पर इसके साथ अटैच होगा, इसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स. और आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, देन इट विल डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द वेसल्स. इट मीन इट विल इंक्रीज द प्रेशर. इट विल इंक्रीज द प्रेशर. और ये इंक्रीज, जब प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर,
मीन ब्लड प्रेशर विल रेज। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर इस तरह कंट्रोल होता है, जिस तरह अब देखें, अब मैं रॉस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आपकी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है बॉडी में, रॉस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। जो ही आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, रॉस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। रॉस मैकेनिज्म किस तरह एक्टिव हो जाता है? द जेजे सेल रिलीज रेनिन, रेनिन converts the angiotensinogen into angiotensin 1. Angiotensin 1 is converted by angiotensin 2 by AC enzyme, angiotensin converting enzyme. angiotensin 2 जो एक्टिव फॉर्म है वो वेसल्स पे एक्ट करता है, रिसेप्टर पे। यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को डायरेक्टली हम भी ब्लॉक करेंगे एक ड्रग्स के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जब ये बाइंड हो जाते हैं तो इसके बाद वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। अगेन एंजियोटेंसिन 2 आल्सो रियली एक्टिवेट्स द जोना ग्लोमेरुलोसा, it also activates the zona glomerulosa to release another things which is aldosterone। और जब aldosterone रिलीज हो जाती है, so aldosterone acts upon the kidney, acts upon the nephron। किडनी में कौन सी एरिया पे एक्ट करता है? निफ्रॉन पे। एंड दे enhances the reabsorption of sodium, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड की अस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। एंड वंस अस्मोलैरिटी इज इंक्रीज, जब ब्लड की अस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर रेज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब अगेन देखिए, अगर आपकी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो रॉस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। रॉस मैकेनिज्म दो तरीक़ों से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बनेगा एक्टिव फॉर्म, और वो या तो वेसल्स पे एक्ट करके प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा, या एंजियोटेंसिन 2 आकर जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द सुप्रारीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, वो रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा किडनी में। अगेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड विल इंक्रीजेस एंड द ब्लड प्रेशर विल रेजेस टू द नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे रेज कर जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर रेज है तो रॉस मैकेनिज्म डीएक्टिवेट हो जाता है। जब ये डीएक्टिवेट होगा आपके पास रेनिन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये भी कंट्रोल होता है बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपके पास जब ये डीएक्टिवेट होगा, रेनिन यहाँ पर नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन विल नॉट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, दे विल नॉट बी कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, दे विल नॉट प्रेशराइज द वेसल्स, सो प्रेशर को वेसल्स को प्रेशर नहीं करेगा, इट मीन्स ब्लड प्रेशर विल गोज डाउन, एंड इट विल नॉट प्रोड्यूसिंग द aldosterone। So when aldosterone level decreases, it means there will be less reabsorption of sodium, mean more sodium will be excreted from the kidney। So जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड की अस्मोलैरिटी कम होगी, जब ब्लड की अस्मोलैरिटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। So this is the main mechanism which controls the blood pressure inside the body and this is called RAS mechanism। अब इंशाल्लाह जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे तो इसी स्केच को हम यूज़ करेंगे कि लेट फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख ले कि हम इस स्केच को किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ऐसे ड्रग्स है जो कि इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करे, जिस तरह एलिस्केरिन है, हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे ड्रग्स है जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद द रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। जब वो बाइंड नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर रेज नहीं करेगा, इट मीन ब्लड प्रेशर विल गोज डाउन, ब्लड प्रेशर विल गोज डाउन। अगर हम ACE को ब्लॉक करें, इसी एंजाइम को ब्लॉक करें जो लंग्स में प्रोड्यूस होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर हम इसको ब्लॉक करें बाय कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, बेंजाप्रिल एक्सेट्रा, ठीक है। सो अगर हम इसको ब्लॉक कर देते तो अगेन एंजियोटेंसिन 1 तो बनेगा, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 तो एक्टिव नहीं है, वो एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट होगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। अगेन दिस मैकेनिज्म विल ड्रॉप डाउन, अगेन ब्लड प्रेशर विल गोज डाउन। अगर हम ARBs को करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, या लेट फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अलावा अगर हम रेनिन को डायरेक्टली, सॉरी ये जो एलिस्केरिन है, दे आर नॉट ARBs, दैट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, दे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं, दे आर ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंड दे आर द लोसर्टान, कैंडिसर्टान, एर्बिसर्टान एटसेट्रा, दीज आर द ड्रग्स। एंड इफ वी इनहिबिट्स रेनिन डायरेक्टली बाय एलिस्केरिन, एक ड्रग है जो उसको कहते हैं एलिस्केरिन, अगर इसके थ्रू हम डायरेक्टली रेनिन को बाइंड करेंगे, अगेन दिस मैकेनिज्म विल इनहिबिटेड,
ये मैकेनिज्म फिर इनहिबिट कर जाएगा, क्योंकि एलिस्केरिन इसको बाइंड करेगा, जे सेल रेनिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 को कन्वर्ट नहीं होगा, 2 को कन्वर्ट नहीं होगा, अगेन देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. So by different drugs which acts upon the RAS mechanism, we can use these drug against the hypertension, or we can use these drug as a antihypertensive drugs.